अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव की। ख़ास कर प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत जो एक हफ्तावार इजलास है वो हुआ, जिसमें कैशलेस इकॉनमी के हवाले से जो है वो बात हुई। ऑफ कोर्स हमने पिछले वीक भी ये देखा था कि डिजिटाइजेशन यानी कि इकॉनमी को डिजिटलाइज करना, और साथ साथ गवर्नमेंट के वो इनिशिएटिव जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स को ज़्यादातर एक हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज किया जा रहा है, उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। तो कैशलेस इकॉनमी जो कि नीड ऑफ द आवर है, हमने देखा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को फ़रोग देना, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करना, और ट्रांसपेरेंसी ऑफ इकॉनमी यानी कि जो एक फ्लोटिंग ऑफ कैश है उसको रोकना सबसे बड़ी जो है वो प्रायोरिटी है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जब ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ तो इसका ये एक एजेंडा यही है कि कैशलेस इकॉनमी के जो है वो ना होना, बल्कि डिजिटल इकॉनमी या डिजिटलाइजेशन के हवाले से मईशत में जितना ज़्यादा फ़रोग पा सकते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। चाहे वो गवर्नमेंट की पेमेंट्स हों यानी ई पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, और साथ साथ उसके ऊपर इंसेंटिफाई करना, और जो कैश की पेमेंट है उसके ऊपर छोटा सा एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट करना, या उसमें थोड़े से जो है वो टैक्स बढ़ाना, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं विड्रॉल के ऊपर जो है वो टैक्स के हवाले से देखा गया इस बार। नॉन फाइलर के जो एक कैटेगरी है उसको टैक्सेशन में लाने के लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो इधर इम्प्लीमेंट की गई। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैशलेस इकॉनमी कितना इंपॉर्टेंट है, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से इस साल के अंदर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, और वीकली इसका जो है वो इजलास भी हो रहा है। साथ साथ हम देख रहे हैं सैलरी क्लास वन ऑफ दी एक स्पेशल क्लास दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू इन द मीन्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। हमने देखा कि टैक्सेशन में सबसे ज़्यादा आगे रहे, 545 अरब का तारीखी टैक्स जो है वो अदा किया। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 टाइम्स मोर देन एक्सपोर्टर्स सैलरी क्लास ने टैक्स दिया, या फिर 8 टाइम्स मोर देन रिटेलर्स इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरी क्लास ने दिया। इट मींस कि यहाँ पर सैलरी क्लास की विन विन सिचुएशन इसलिए भी है कि उनको सैलरी मिलती है टैक्स डिडक्ट करने के बाद। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स, खास कर रिटेलर्स के ऊपर, क्योंकि 3 टाइम्स मोर देन एक्सपोर्टर्स दिया लेकिन 8 टाइम्स मोर देन रिटेलर्स, इट मींस कि जो कैशलेस इकॉनमी वाला जो एक इम्पैक्ट है या उसका जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि रिटेलर्स ज़्यादातर पूरे दिन में जो है वो कैश का काम करते हैं। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और कैश के काम को टैक्स नेट में लाना एक बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। गवर्नमेंट ने इसका पूरा प्लान बना लिया है, एक ज़बरदस्त पॉलिसी बनी है और यकीनन इस पर इंप्लीमेंट होगा। इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। एफबीआर का 27 एंड 2028 तक टैक्स टू जीडीपी रेट जो है वो 18% तक ले जाने का जो एक हदफ है वो उन्होंने तैयार कर लिया है। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में टैक्स टारगेट्स अचीव भी हों, टैक्सेशन कलेक्ट भी किया जाए, और टैक्सेशन के हवाले से कुछ क्लीशेस जो है वो डिसाइन किए जाएं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स तकरीबन जो है वो 5 अरब डॉलर से बढ़कर 14.5 बिलियन डॉलर्स तक हो चुके हैं। इट मींस के ज़बरदस्त रिजर्व्स में इजाफा हुआ, और कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि रिजर्व्स में कमी आ रही है या कुछ पेमेंट्स करनी है। इसके हवाले से 2-3 दिन पहले जो है वो कुछ न्यूज़ फ्लोट कर रही थी इन दी मार्केट टू क्रिएट अ नेगेटिव सेंटिमेंट, बट अब हमने देखा कि वाकई दोबारा रिजर्व्स के हवाले से जो है वो गुड न्यूज़ हमें मिल गई। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और FFD4 फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो एक ग्लोबल सक्सेसफुल यानी कि आलमी तरक्याती ताउन की बहाली के लिए नए अज़म की ज़रूरत पर जोर है, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारी ऑलरेडी इंटरनेशनली जो एक हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस है इन द मीन्स ऑफ बिजनेसेस, इन द मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे हमारे पास जो एक जिम्मेदारी है यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक्सपोर्ट्स की तरफ और FDI कलेक्ट करने की तरफ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन कि किसी ना किसी तरीके से FDI और पाकिस्तान का जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको कंट्रोल किया जाए। साथ साथ हम देख रहे हैं एक्सचेंज कंपनियां PRI में शमूलियत पे खुश हैं, ये गेम चेंजर साबित होगा। ऑफ कोर्स हमने आपको ये न्यूज़ भी ब्रेक की थी, आपको याद होगा 1 जुलाई जब न्यू फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ, अब से 2-3 दिन पहले, तो उस वक्त 100 इंडेक्स PR इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये वही PRI यानी कि जो एक हमारे पास इंडेक्स के अंदर एक और जो है वो एक कैटेगरी ऐड हो गई है, और इसमें 100 इंडेक्स PR के अंदर हमारे पास सिर्फ वो कंपनीज़ हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं। तो ये 100 इंडेक्स जो हमारा KSC 100 इंडेक्स है वो 100 इंडेक्स PR, ये तमाम कैटेगरीज़ हमारे जो एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसमें मौजूद हैं, और ये एक वाकई गेम चेंजर साबित होगा जब
آپ کی ایک پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوں گی, آپ کے پاس بہت ساری کیٹیگریز ہوں گی ٹو انویسٹ ان دا مارکیٹ, اور انویسٹرس کے لیے بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں ورائٹی آف انڈیکسز ہوں گے. تو آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور آخر میں ہم یہ اسٹوری بھی ڈسکس کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے 120 ڈیز کے لیے ٹیکس فری موبائل رجسٹریشن کی سہولت دستیاب ہے. یہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور انیشیٹو ہے جو کہ آف کورس ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے جو اپنے ملک پہ آفیشیل چینل سے پیمنٹ بھیجتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سرو کریں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک ہمارے پاس نیوز ہے شیئر کی. ایک رپورٹ دیکھتے چلتے ہیں اباؤٹ اکانومی, پھر واپس آتے ہیں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ملکی معیشت میں زر مبادلہ کے ذخائر نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ نہ صرف روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ درآمدات کی مالی معاونت, بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگی اور عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کا ذریعہ بھی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مالی سال 2024-25 کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب 12 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے. مرکزی بینک کے مطابق مالی سال کے اختتام 30 جون 2025 کو زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کی مالیت 14 ارب 51 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئی. اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال 2023-24 کے اختتام پر 30 جون 2024 کو زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کی مالیت 9 ارب 39 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی. زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, مضبوط ترسیلات زر اور چین سے 3.4 ارب ڈالر کے قرض رول اوور سے ممکن ہوا. اگرچہ 20 جون کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے باعث ذخائر میں کمی ہوئی, لیکن مجموعی طور پر ذخائر کی سطح گزشتہ برسوں کی نسبت بہتر رہی. زر مبادلہ کے ذخائر کی موجودگی ملک کو ضروری خام مال اور ایندھن کے درآمدات میں سہولت دیتی ہے. روپے پر دباؤ کم ہوتا ہے اور اقتصادی استحکام کو سہارا ملتا ہے. تاہم ان ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں توازن, برآمدات میں اضافہ اور مالی نظم و ضبط کا جاری رہنا ضروری ہے تاکہ ملک کی معیشت عالمی سطح پر مستحکم اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن رہے. جی, رپورٹ آپ نے دیکھی. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے وی ہیو اے گیسٹ اوور زوم. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر وحید شیخ صاحب. آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم عامر صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ہم کیش لیس اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے, خاص کر ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر اور ڈاکیومنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن پیمنٹس کو زیادہ سے زیادہ فروغ کے لیے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. What's your take? دیکھیں جی, یہ تو بڑا ایک اچھا ایک اقدام کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ کیش لیس اکانومی ہونی چاہیے. کیش لیس جو ہے نا, آپ کی جو بھی پیمنٹس ہیں تھرو بینکنگ چینل کے ہونی چاہیے, کیش کے تھرو جو کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے. بینکوں کو بھی انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ کسی بھی کمپنی کے یا کسی بھی انڈیویجلس کے اکاؤنٹ میں پیسے جو آئیں گے کیش, اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے نا اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اس کی انوائس کے اوپر اس کی جو سیلس کی ان پٹ ہے اس کو نہیں ملے گی. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. میں کئی عرصے سے آپ سے پچھلے پروگراموں میں بھی کہہ رہا تھا کہ فائلر اور نان فائلر, یا یہ نان فائلر جو ہے یہ سمجھ لیجیے کیش اکانومی والے جو لوگ تھے نا, کیش جو بزنس کرتے تھے, یہ نان فائلر لوگ تھے. تو اب دیکھیں یہ اب نان فائلر اب آہستہ آہستہ آپ یقین کریں ختم ہوتا جائے گا, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بالکل ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اب روان ہوا ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. جی اچھا, ساتھ ساتھ میں عامر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ خاص کر جب ہم آن لائن پیمنٹس کی طرف جا رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن کا نظام اس سے کافی زیادہ ایزی اور کوئک ہو جائے گا. جب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس تمام چیزیں آن لائن ہوں گی تو آپ کے پاس ریکارڈ تو آلریڈی بلڈ اپ ہو جائے گا. تو ایک طرف ہم سیلری کلاس کی ایک پرفارمنس دیکھیں تو یہاں پر 545 بلین روپیز کا جو ٹیکس ہے وہ انہوں نے صرف اکیلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ادا کیا ہے. خاص کر صرف سیلری کلاس کی بات ہو رہی ہے, جو کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیچارے جو ایک بہت ہی اوبیڈینٹ سیلری کلاس جیسے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا ایکسپورٹرز کو دیکھیں تو اس سے 3 ٹائمز زیادہ دیا ہے, اور خاص کر اگر ریٹیلرز جن کے پاس صرف کیش کا کام ہوتا ہے ان سے 8 ٹائمز زیادہ ٹیکس دیا ہے سیلری کلاس نے. تو آن لائن کا ایک طرف گورنمنٹ کا انیشیٹو اور دوسری طرف یہ جو ہمارے پاس ریکارڈز آئیں, تو اب اس کو کیسے جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کیا جائے گا, کیسے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا ٹو اگر ہم تھوڑا سا ایف بی آر کی کارکردگی دیکھیں وہ بھی بہت کین ہے, اور فرام اگر تھوڑا ریٹیلرز کے اوپر فوکس کیا جائے کیش کے کاروبار کو, تو کیسے ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے؟
اچھا جی، سب سے پہلے تو سیلریڈ کلاس والی آپ نے بات کی. دیکھیں آپ سیلریڈ کلاس کی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں. سیلریڈ کلاس میں دیکھیں ہمارے جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اس میں ہائی سیلریڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہے وہ جی یعنی کہ کمپنی کے سی ایف اوز یا سی ای اوز جو ہوتے ہیں وہ ہائی سیلریڈ ہیں، ان کے زیادہ ٹیکسز بھی کٹتے ہیں تو وہ بھی سیلریڈ کلاس میں آ جاتے ہیں. ان کو بھی ہم اسی مد میں ہم شامل کرتے ہیں. وہ کمپنیز ان کا ٹیکس کاٹ کے ان کی سیلری ان کو ملتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پلس جو ہے ہماری پبلک اور پرائیویٹ لمیٹڈ یا اے او پیز کی جو کمپنیز کے امپلائیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایک تو یہ اس میں آپ کو میں تھوڑا سا کریکٹ کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ دیکھیں میڈم، یہ جو چھوٹا جو بزنس مین ہے، جیسے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں بھی بڑی کوشش کی تھی کہ انہوں نے ایک سسٹم بنانے کے لیے کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آسان جو ہے وہ سسٹم بنائے تھے اس کے ٹیکس کلیکشن کے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. وہ دوست روزگار اسکیم اس طرح کی کچھ انہوں نے انیشیٹو لیے تھے لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکے. لیکن اب دیکھیں رائٹ. کوئی بھی بندہ کیش کے تھرو آن لائن ٹرانسفر نہیں کرا سکے گا. تو یہ جو ایک بہت اچھا میں یہ سمجھتا ہوں اقدام ہے. اس سے آپ سمجھ لیں آپ کا جو ریٹیل لیول تک کا جو بھی بزنس مین ہے وہ بھی اس میں وداؤٹ انوائس کوئی چیز خرید نہیں سکے گا. جو ای بلٹی ہوگی وہ جو بھی اگر میں کسی کمپنی کا آنر ہوں یا کسی کمپنی میں ہوں وہ اپنی جو انوائس کاٹوں گا تو ساتھ مجھے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی ای بلٹی بھی کاٹنی پڑے گی. رائٹ. تو جس جگہ پہ مال جو ٹرانسپورٹ ہوگا اس کی جو ٹریکنگ بھی ہو رہی ہوگی، یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. بالکل. اس سے اچھا. پورا آپ کا سسٹم جو ہے نا یہ سب لوگ نیٹ میں آ جائیں گے. اچھا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے عامر صاحب. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ ریزروز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تقریباً $5 بلین جو ہے وہ ابو ایک جو بڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ہمارے کیومولیٹو جو ریزرو ہیں وہ 14.5 ارب یعنی کہ بلین ڈالرز جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ایک فسکل ڈسپلن مینیج کرنے کے لیے، پیمنٹس مینیج کرنے کے لیے، امپورٹ بل ادا کرنے کے لیے یہ ریزروز یوز ہوتے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ مزید ٹریگرز کیسے ہو سکتے ہیں؟ مزید پیمنٹس کے حوالے سے جو اب ایشوز آئیں گے تو اس کو ریزروز کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں؟ اور ہمارے پاس کون کون سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید ٹریگرز جو ہے وہ اس پیمنٹس کو بڑھا سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں. دیکھیں ہمارے ملک میں اب دیکھیں بجلی سرپلس ہے. اب ایسی کوئی ہم ایکسپورٹس کے لیے کام کریں کہ تھوڑا سا ان کو انسینٹیو دیں، بجلی کا انسینٹیو دیں اور اس سے ایکسپورٹ بڑھائیں. اور بجلی کے بل کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں کہ آپ مثال $1 لاکھ کی ایکسپورٹ کریں گے آپ کو بجلی کا اتنا انسینٹیو ملے گا. 2 کی کریں گے جی. تو اس کا انسینٹیو ایک بنا دیں، اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی تو آپ کا یہ فارن ریزرو مزید بڑھتا جائے گا. اور پھر اس پہ آپ کے امپورٹ بل پہ بھی بوجھ کم ہوتا جائے گا. پھر آپ کی جو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس سے بھی دیکھیں پچھلے سال آپ کی ریکارڈ فورن جو ہے ریمیٹنسز آئی ہیں. اس سال بھی جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہماری $40 بلین سے زیادہ جو ہے ہماری جو ہے ریمیٹنسز آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں ایکمولیٹ ہوں کے تو جو ہے ہمارے جو فارن ریزروز کو بڑھاتی ہیں اور بڑھا بھی رہی ہیں. پلس جو ہمارے جو لونز ہیں وہ رول اوور ہو گئے، چائنا نے رول اوور کر دیا اور اس طرح دوسرے ملکوں نے جیسے سعودیہ نے، اور اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ریزرو زیادہ بڑھے ہیں. تو اس کو مینٹین کرنے کی بجائے اس کو پلس کرنے کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے. بڑھائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا، اگر ہم ایف بی آر کے حوالے سے جو ویژن دیکھیں 2027 ٹو 2028 کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس کی شرح یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ ہے اس کو 18% تک جو ہے وہ لے کے جانے کا انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آف کورس آپ نے بڑا ایک کوئک ریویو ایف بی آر کے حوالے سے پہلے بھی دیا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو ایک انٹرنیشنلی ایکسرسائزز ہیں، کچھ ایک سکسیس کی طرف جانا یا پھر ہماری ایف ڈی آئی کو گریب کرنا، تو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ خاص کر جو ایک عالمی ترقیاتی تعاون کی بحالی ہے، اس نئے جو ایک ایرا ہے یا نیا جو ایک ہمارا ایک شروع ہوا ہے ٹائم، اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. دیکھیں میڈم، ہماری جو انٹرنیشنل جو ہے نا جو ٹیرفس کے ساتھ نا جو ہمارے ابھی جو ٹیرف سیٹ ہونے جا رہے ہیں اس سے ہماری ایکسپورٹ، ہماری خاص طور پہ امریکہ خاص طور پہ اس کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہماری اس میں ٹیکسٹائل میں اضافہ ہو سکتا ہے اور باقی جو دوسری چیزیں اس کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو چائنا کا اور امریکہ کا جو ابھی چل رہا ہے ان کا جو کھینچا تانی چل رہی ہے اس میں بھی پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں مزید جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے اس چیز سے بھی. تو اس اپرچونٹی کو ہمیں اویل کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. رائٹ. اچھا، دوسرا یہ کہ میں آپ سے ایک ایکسچینج کمپنیز کے حوالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پی آر آئی میں جو ایکسچینج کمپنیز شامل ہوئی ہیں
उस पर इन्होंने गेम चेंजर करार दिया है, ख़ासकर एक्सचेंजेस के हवाले से क्या कहेंगे? अभी आपको याद होगा 2 साल पहले ब्लैक मनी के ऊपर और ख़ासकर जो ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि एक अलाइन की गई, और अगर हम बात करें कि अनऑफिशियल चैनल्स को एक प्रॉपरली क्रैक डाउन किया गया, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो शार्प नीचे आता हुआ रुपये के अगेंस्ट देखा गया था। तो ये एक पूरा होमवर्क है जो पूरे पाकिस्तानी, हम कह सकते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से भी एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया, और फील्ड मार्शल साहब उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कीन नज़र आए कि नहीं, किसी ना किसी तरीके से क्लीशेस सेट होने चाहिए। तो अब ये जो एक PRI में शमूलियत है, ये कैसे देखते हैं? मैडम देखेंगे, बड़ा अच्छा इकदाम है पीआरआई में जो शामिल होना है। उससे देखें ना, एक अलहदा से आपकी जो है ना कमोडिटीज़ की जो है एक्सचेंज वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। उससे आपका ना कैटेगरी स्टार्ट हो गई है। लीगली तरीके से जो भी जी लीगली तरीके से काम होगा, जो भी होगा लीगली तरीके से काम होगा। तो ये अच्छा इकदाम है कि स्टॉक एक्सचेंज में आपकी फॉरेक्स की और ये सारा जो हम्म। कमोडिटीज़ का बिजनेस होगा, तो ये एक अच्छा इकदाम है। दूसरी देखें, पहले जो आपका डिफरेंस, जब भी डिफरेंस 10 रुपए से 12 रुपए का आएगा ना आपका इंटरबैंक के साथ और दूसरा आपका ओपन मार्केट का, उस वक्त फिर जो है दूसरे राइट। जराए से लोग जो है ना पैसे भेजना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमारी जो फॉरेन जो होती है, फॉरेन डायरेक्ट जो पेमेंट्स है वो कम आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी अभी डिफरेंस कम है, 3 से 4 रुपए का डिफरेंस जब भी होगा तो ज़्यादा जी। से ज़्यादा जो थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट आएगी। वेल, थैंक यू सो मच आमिर वहीद साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ख़ासकर हम देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस के लिए जो टैक्स छूट दी गई है उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ओवर कॉल अदनान पराचा साहब मौजूद हैं, आप पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी अदनान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है जी आपकी आवाज़। अदनान साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 120 रोज़ा टैक्स फ्री मोबाइल रजिस्ट्रेशन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑलरेडी कुछ ज़बरदस्त रेमिटेंसेस भेजकर हम कह सकते हैं कि फ़र्स्ट कैटेगरी पे आ गए, यानी कि वो एक बहुत ज़्यादा जो एक कॉन्फिडेंस है उनका वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की मार्केट पे और पाकिस्तान का भी उनके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं फील्ड मार्शल साहब का और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करूंगा कि ये सारे इनिशिएटिव जो उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल से लिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का और यूथ डेवलपमेंट के लिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उसी का हमें समर जो है रेमिटेंसेस की सूरत में नज़र आ रहा है। और इस दफ़ा हम राइट। जो हम रिकॉर्ड, हम 38 बिलियन डॉलर्स की जो रेमिटेंसेस हैं वो हमारे फिस्कल ईयर 2024-2025 का हमारा क्लोजर देखने में आएगा। तो इसमें ये है कि और ये हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हमारी रेमिटेंसेस की सूरत में आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की कि मोबाइल फ़ोन्स पे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इससे भी ज़्यादा अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। इस पे वर्किंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल साहब की टीम ऑलरेडी वर्किंग कर रही है, ऑलरेडी उनको टेकअप किया हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। देखिए, हमारे जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वेकेशंस पे आते हैं तो डेफिनेटली एक मोबाइल फ़ोन एक नॉर्मल सी एक यूज़ की चीज़ है जो अपने साथ कैरी करते हैं, और उसके रजिस्ट्रेशन ये बहुत अच्छा इकदाम है। साथ के साथ आने वाले वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और दूसरे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने में आएंगे, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो अब एतमाद बहाल हुआ है पाकिस्तान पे। और स्पेशली आपने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद हर मुल्क में पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हमारी पाक फौज और हमारे पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अगले फिस्कल ईयर में यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे जो रेमिटेंसेस को 40 बिलियन डॉलर से प्लस लेके जाएंगे। राइट। अदनान साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने, रेमिटेंसेस में एक इजाफा गवर्नमेंट के लिए भी और तमाम ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी एफर्ट जो है वो वाज़े तौर पे तमाम चीज़ों से दिखाई देती है। वेल, थैंक यू सो मच, आप मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। 100 इंडेक्स अपडेट देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास ओपन हुई मार्केट 1,30,344.03 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,31,000
325.1, ये भी इंट्राडे हाई में आज एक न्यू माइलस्टोन, एक नया साइकोलॉजिकल बैरियर हमने अचीव किया है। लोअर वाज 1,29,776.2 एंड फाइनली क्लोजर 1,30,686.65। ये भी एक ह्यूज ऑल टाइम हाई आज की मार्केट है। 342.62 का इजाफा देखा गया। इस जो एक हम चेंज देख रहे हैं, ये चेंज जो है कंसोलिडेट होता हुआ एक सस्टेनेबल मार्केट की निशानी है, जो कि एक पॉजिटिविटी के साथ स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले से आपको न्यूज़ दें कि यहाँ पे उन्होंने वजारतों और डिवीज़न से तमाम गोशवारे जो है वो तलब कर लिए हैं अफसरान के ज़ेर मलकियत जो असासे हैं उसके हवाले से। तो आज इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन और ख़ासकर ट्रांसपेरेंसी पे काम हो रहा है, तो वहीं यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीनी की दरामद पर कोई सब्सिडी या टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। ये ECC का फैसला है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल शुगर के ऊपर जो है पहले भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से चीज़ें जो है वो सामने आती रही हैं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और नेपरा ने डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लिए जो एक सिमिलर टैरिफ है वो मंजूर कर लिया है। आज इसमें भी डिस्कशन करेंगे कि फिर तो पूरे मुल्क के अंदर एक ही बिजली के रेट्स जो हैं वो होने चाहिए। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हैं। 2 से 3 दिन पहले हम इसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी कर चुके हैं। और आज भी यही बात करेंगे कि डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लिए सिमिलर पैकेज होना चाहिए, टैरिफ होना चाहिए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो EV पॉलिसी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसमें एक ज़बरदस्त पेशरफ सामने आई है। उसमें तकरीबन 100 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी पर गौर किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये सब्सिडाइज करने के लिए इसलिए भी गौर किया जा रहा है क्योंकि हमें फ्यूल को राशन करना है। ख़ासकर हम देख रहे हैं कि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो जितनी कम होगी उतना हमारे इंपोर्ट बिल पे जो एक बर्डन है वो कम होगा। आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट फ्रेंडली और ख़ासकर EV कार्स का फ़रोग़ देना। और हम देख रहे हैं कि दिफाई गाड़ियाँ वजारत तिजारत ने इंपोर्ट पॉलिसी में और जो थोड़ा सा इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है उसमें तरमीम की है। ऑफ कोर्स ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको इंपोर्ट किया जाए और टैक्सेस या तमाम चीज़ें हैं उसके हवाले से अभी डिटेल सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इस पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम जो है वो कर दी गई है। साथ साथ हम देख रहे हैं थोड़ा सा ज्वेलर्स के हवाले से ये न्यूज़ है। और वो ज्वेलर्स और वो इन्वेस्टर्स जो ख़ास कर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने 2024 और 2025 में तकरीबन 45% से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। आज इसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ओपेक के हवाले से बात करेंगे। ओपेक प्लस की जो एक सप्लाई है उसमें इजाफे की तवक्कुआत हैं और साथ साथ जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में मामूली सा जो है वो एक रद्द बदल होगा। क्या होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज़। जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले आपसे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले से सवाल करेंगे। क्या कहेंगे, ख़ासकर उन्होंने वजारतों से और अफसरान से जो गोशवारे हैं वो तलब कर लिए हैं, इसके बारे में प्लीज़ आगाह कीजिएगा। क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं? वालेकुम सलाम नताशा। देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से गवर्नमेंट ने कहा है कि जो उनके अफसरान हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कहा है कि तमाम जो गवर्नमेंट एंट्रीज़ हैं उनके अफसरान अपने जो गोशवारे हैं और अपने जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको सबमिट करें। और उसकी उन्होंने सर्टन 30 जुलाई तक की आई थिंक डेडलाइन भी दी हुई है। ये एक ऐसा फ़ैसला है जो बहुत अरसे से जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी होती रही कि जब हम कहते थे कि पार्लियामेंटेरियंस दे सकते हैं या बाकी जो दूसरे लोग हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको भी अपना जो रिटर्न्स हैं उनको सबमिट करना चाहिए, उनको गवर्नमेंट के उसमें आना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन भी है। इसके साथ साथ जो पब्लिक का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर वो इससे बढ़ने के एक बहुत बड़े स्टेप है टूवर्ड्स के गवर्नमेंट के ट्रस्ट जो है, पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता है इससे। तो जब वो असासा जात डिक्लेयर होंगे, उनके जो गोशवारे दाखिल होंगे,
तो बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस भी हो सकती हैं, जिसको हम कॉमनली अक्सर एक बात कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो है करप्शन करते हैं, इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि इस तरीके से नहीं है। जब आप डिक्लेयर कर देंगे अपनी एसेट्स को, जब आप अपने क्या नाम है जितने भी इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम तमाम को डिक्लेयर करेंगे, तो चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी कि उनकी कोई भी चीज़ जो है आउट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, कि जो उनके एसेट्स हैं उसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर कोई अपना कोई एसेट डिक्लेरेशन ऐसा करता है जो उसके क्या नाम बियॉन्ड द मींस जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट हो रही हैं, तो चीज़ें उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सकती है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो आने वाले दिनों में पब्लिक का गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाएगा। अच्छा जवाद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि नेप्रन, डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के जो टैरिफ्स हैं इसको सिमिलर करने के लिए काफ़ी काम शुरू कर दिया है और ये टैरिफ जो है वो यकसा टैरिफ मंजूर भी कर लिया है। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये वादा भी है कि किसी ना किसी तरीके से पावर टैरिफ को कम किया जाएगा। आपको याद होगा पहले भी इसमें कमी की गई, अब भी जो है इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एक काम हो रहा है। तो इसके हवाले से ज़रा डिटेल दीजिए कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, आम आवाम को कैसे फ़ायदा होगा और कैसे इससे तमाम जब एक सिमिलर पैकेज होगा, सिमिलर टैरिफ होगा पूरे पाकिस्तान के लिए, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि सबको जो है वो एक ही रेट पे बिजली फराहम की जा रही है। जी देखिए नताशा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। जब हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं वो एक प्राइवेट एंटिटी है, बाकी हम गवर्नमेंट की डिस्कोस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं। इस वक्त के इलेक्ट्रिक और गवर्नमेंट एंटिटीज़ के जो अगर हम फैक्चुअल उसमें देखें टैरिफ में तकरीबन 1.5 से 2 रुपये का फ़र्क मार्जिन आता है। तो अगर गवर्नमेंट ये कह रही है और नेपरा ये कह रही है कि हमने जो उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान अप्रूव किया हुआ है ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक का, नेपरा ने रिसेंटली अप्रूव किया था, उसके मुताबिक जो टैरिफ मिला था इट वाज फॉलिंग समवेयर अराउंड इज़ 41 रुपीज़ पर यूनिट, जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई, ले दे भी हुई। लेकिन इसमें साथ ये है कि वो कहते हैं जी जो गवर्नमेंट की डिस्कोज है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो अगर हम दो चीज़ें, या तो गवर्नमेंट जो के इलेक्ट्रिक का उन्होंने अपना प्लान सबमिट किया है इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर, और उसमें जो अप्रूव भी हुआ नेपरा ने जो फ्यूचर के नाम में उनको टैरिफ दिया है उसके मुताबिक चीज़ें चलेंगी, और जो हमारे अदर डिस्कोज हैं उनका भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा, या जो उनका जो के इलेक्ट्रिक का इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके मुताबिक जो फ्यूचरिस्टिक उनका जो टैरिफ दिया है उसको डाउनवर्ड लेके आया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि अपने फ्यूचर उनको टैरिफ अप्रूव किया गया है, जो उनके इन्वेस्टमेंट प्लान है उनको रीविजिट करें, उसको रीसबमिशन करें। ये एक ऐसा कैच है जिसके अंदर गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ है उसको नीचे लेके आना है या जो अदर डिस्कोज हैं उसका टैरिफ ऊपर लेके जाना है। अगर अदर डिस्कोज का टैरिफ ऊपर लेके जाते हैं तो आप देखें इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे जो पावर सेक्टर के ऊपर लोगों का ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा है। 200 यूनिट वाले स्लैब के ऊपर भी काफ़ी डिबेट हो रही है, और उसके अलावा भी लोग कहते हैं कि जो क्या नाम है पावर टैरिफ है फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर वो बहुत हाई है, उनके लिए अपने बजट को मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है विद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जब हमारी ये प्रोलॉन्ग गर्मियां हैं जिसमें इंटेंसिटी वेदर की बहुत बढ़ती जा रही है, जो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ी है, जिसको कहने में गवर्नमेंट ने जो पिछले महीने हमारे नंबर्स आए थे उसके अंदर स्टैब्लिश भी हुआ था कि हमारा जो इनटेक जो है इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा था और जो हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई थी। अच्छा, प्रोडक्शन एक तरफ इंक्रीज़ होना अच्छे खुशाइंद है, तो दूसरी तरफ आपने ये भी देख रहे हैं जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है उसका इम्पैक्ट जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से तो किसी को कुछ नहीं देना कि बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है तो उसके ऊपर आपने पैसे भी वहीं से रिकवर करने हैं। तो ये एक ऐसा दरमियानी कैच है जिसके ऊपर नेपरा काम कर रही है। देखें किस तरीके से बेहतर तरीके से डिसीजन होके एक जिसे कहते हैं कि सैनिटी प्रवेल करेगी, और हमारा या तो क्योंकि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट सेक्टर से है तो हमने इन्वेस्टर्स को भी भगाना नहीं है, हमने इन्वेस्टर्स को लेके आना है। इसमें हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, के इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं, हमारे सऊदी इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से एमिकेबली हैंडल करना है कि इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस रहे, और जो हमारा डोमेस्टिक यूज़र है उसको भी गवर्नमेंट जो है जो बर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उससे निकाल सके। अच्छा जवाद साहब, अगर हम बात करें ईवी कार्स के हवाले से और ईवी पॉलिसी के हवाले से खासकर, तो ईवी पॉलिसी के अंदर एक अहम पेशरफ्त है जो दिखाई दे रही है। 100 बिलियन रुपीस की जो सब्सिडी है उसके बारे में जो है वो सोचा जा रहा है, उस पर गौर किया जा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और कितना ज़्यादा एक इम्प्लीमेंटेशन जब होगी ये पॉलिसीज़, यकीनन जब गौर किया जा रहा है तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगी आने वाले दिनों में, तो उस वक्त कैसे फ़ायदा पहुँच सकेगा आम आवाम को?
دیکھیں ایوی جو ہے فیوچر ہے، اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم نے ایک ایسی کیا پالیسی لے کے آنی ہے جو ہماری 100 بلین کی گورنمنٹ اگر سبسڈی پلان کر رہی ہے تو وہ اینڈ یوزر کو جائے، نہ کہ پروڈیوسر کے پاس چلی جائے. ہمارے یہاں اکثر اگر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے تو جب کوئی گورنمنٹ اس طرح کی سبسڈیز اناؤنس کرتی ہے اس کا میجر چنک جو ہے ہمارا پروڈیوسر لے جاتا ہے، اینڈ یوزر جو اس کو پورا اچھے طریقے سے اویل نہیں کر پاتا. کوئی پالیسی کے اندر گلیچز آ جاتے ہیں یا اس طریقے سے شیپ اپ کی جاتی ہے پالیسی کہ وہ الٹیمیٹلی بینیفٹ جو ہے پروڈیوسرز کو دے جاتی ہے. تو یہ جو 100 بلین کی ایک اچھا اسٹیپ ہے ان کانٹیکس کے پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ کنٹری میں سے ٹاپ کنٹریز میں فال کرتا ہے. ہمارا کلائمیٹ سینیریو جو ہے بڑا ریپڈلی امپیکٹ کر رہا ہے، تو ہم دنیا کے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم جو کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے امپیکٹ لے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جو کلائمیٹ امپیکٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. تو ای وی جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا نام ہے ڈیول ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم ای وی جو ہے جو ہماری رینیوبل انرجی جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں سرپلس، اس سے ہم اپنی وہیکلس کو چارج کریں گے، اس سے ہمارا جو پیٹرول کا جو کیا نام ہے امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ ہم آلریڈی ایک بڑا ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارا فیول کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد خوردنی تیل پہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے کہ اگر ہم ای وی کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنا ان فیوچر جو ہے 2030 2035 تک اگر ہم اپنی میجورٹی جو وہیکل ہیں وہ ہم ای وی پہ اگر لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں 2 ویلرز بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہی ہے ای وی کے اوپر. آپ دیکھیں گے آپ کی سڑکوں پہ نظر آنے لگ پڑے ہیں، بہت کامنلی 2 ویلرز بھی نظر آ رہے ہیں. وہ افورڈیبلٹی کویشچن آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کمپٹیٹیو ہو رہے ہیں اور وہ نئے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں، نئے نئے برانڈز آ رہے ہیں، تو ان کی پرائسز بھی ڈاؤن ہو رہی ہے. سو از ود دا 4 ویلرز کے 4 ویلرز بھی اگر آپ کے کمپٹیٹیو ہوں گے اور اس کی کہنے میں جو جسے کہتے ہیں ہم سسٹینیبلٹی ہوگی تو ہمارے جو فیول کی کنزمپشن ہے ہماری 4 ویلر کی بھی کم ہوگی اور ہمارا جو ای وی اڈاپشن ایزی ہو جائے گی. اچھا، اگر ہم تھوڑا سا امپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو چینی کی درآمد پر کوئی سبسڈی یا ٹیکس چھوٹ نہیں دی جائے گی، یہ ای سی سی کا فیصلہ ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، خاص کر اب جب ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں بجٹ کے بعد تھوڑی چینجز اور تھوڑا سا ایک الائن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، وہیں گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ بہت ٹرکی فیصلہ ہے. کویشچن یہاں پہ یہ ہوتا ہے جو ابھی ٹوڈے پریویلنگ پرائس ہے شوگر کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اگر ہم اسی کے اوپر امپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر جب ہم اپنے کیا نام ہے جو اب 2 چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے کہا جی آپ امپورٹ کر لیں، اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں کریں گے، سیلز ٹیکس جو ہے اس میں سے ویو کر دیں گے. سیلز ٹیکس ویو کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر دیکھیں 30 روپے کا تقریباً دفاعی گاڑیاں بھی جو وزارت تجارت نے امپورٹ پالیسی میں ہم نے دیکھا کہ امپورٹ پالیسی آرڈر میں جو ہے وہ تھوڑی سی ترمیم کی ہے. دفاعی گاڑیاں اگر امپورٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمارے لیے. جی دیکھیں اس میں تو جو ہماری امپورٹ پالیسی ہے اس کے اندر ابھی تو دیکھیں جب ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ٹیرف کے اوپر جو گورنمنٹ نئے ٹیرف لے کے آ رہی ہے، جو ڈیوٹیز ریڈیوس کر رہی ہیں، وہ تو ایک اوورال ہمارا امپیکٹ آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دفاعی گاڑیاں ہیں وہ ویسے بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ میرے خیال میں اس میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے کہ ان پرویلنگ سینیریو جہاں پہ اس وقت پوری دنیا میں اندر سے چیزیں ہو رہی ہیں، جنگی صورتحال پیدا ہو رہی ہیں، تو ایک ٹیرف ریڈیوس کرنا فار دا ڈیفینس پرپزز اٹس اے گڈ تھنگ ٹو الائن ود دا سیکورٹی آف دی کنٹری ود دا نیڈ آف دا کنٹری. اگر ہم اس کی ڈیوٹیز کم کرتے ہیں، اس کے ٹیرفس کم کرتے ہیں تو ہماری جو سیکورٹی نیڈز ہیں جو اس کے لیے ہم نے ہمیں اپنے ملک کو ہر وقت دفاع کی صورت میں رکھنا ہوتا ہے. اچھا، میں جواد صاحب آپ سے یہ کوئکلی آنسر چاہوں گی کہ سب سے پہلے ایک تو گولڈ کے حوالے سے آپ سے نیوز شیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو گولڈ کے انویسٹرز ہیں یا جویلرز ہیں انہوں نے 45% سے زیادہ پروفٹ ارن کیا ہے 2024 اور 2025 کا جو یہ ایئر گزرا ہے لاسٹ. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسری طرف آئل پرائسز میں تھوڑا سا ایک چینجز سامنے آ رہے ہیں اوپیک کے کنسرنز وغیرہ کے ساتھ ساتھ، یہ دونوں آنسرز دیجیے گا، پھر میں اپڈیٹس ہمارے ناظرین کو دکھاؤں گی. جی اس کے اندر دیکھیں جو ہمارے جیولرز ہیں ان کا اگر اتنا بڑا پروفٹ آیا ہے تو اس کا ایک ولیٹیلٹی تھی پورے سال میں بہت زیادہ جیولری کی گولڈ کی پرائسز میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں.
तो वो जो उन्होंने स्टॉक्स थे होल्ड थे उससे उनको बेनिफिट मिला, लेकिन क्वेश्चन इज़ दिस कि 45% जो उनका प्रॉफिट आया है उसमें उस प्रॉफिट में से उन्होंने रिटर्न टैक्स क्या पे किया है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर आप देखें हमारे सैलरीड क्लास से टैक्स का शेयर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिटेलर्स एंड द एक्सपोर्टर्स, सो द जूलर्स आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द शॉपकीपर्स एंड रिटेलर्स। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने बहुत बड़ा मार्जिन लिया है, प्रॉफिट लिया है, तो उस प्रॉफिट में से शेयर क्या किया है, टैक्स क्या शेयर किया है। ये तो एक ग्लोबल वोलेटिलिटी के अंदर उन्होंने गेन किया है, इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा गोल्ड की बढ़ी हैं, उस पर उसको उनको गेन मिल गया, उन्होंने ले लिया है, लेकिन उसके साथ कंट्रीब्यूशन क्या है एक चक्कर में एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ आपने मेरे से पूछी है कि इसके अंदर क्रूड ऑयल प्राइसेस में चेंजेस आते हुए जो दिखाई दे क्रूड सकते हैं। प्राइस इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं और वो ओपेक प्लस की जी ओपेक प्लस जो चेंजेस आ रही हैं, देखें जिसमें अब वो जब पंप इन होना है और ऑयल तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कुछ नीचे चली जाए। अगर प्राइस नीचे जाएगी तो बेनिफिट है, अदरवाइज जो है ग्लोबल प्राइसेस का इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट होता है, हमारी डायरेक्ट हिट होती है और हमारा हमें ना चाहते हुए भी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। राइट, वेल थैंक यू सो मच रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं और गवर्नमेंट अगर देख रही है कि ज्वेलर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं गोल्ड में उनके प्रॉफिट कैसे हैं, तो ऑफ कोर्स इसके लिए भी कोई पॉलिसी तैयार हो रही होगी। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,55,830 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,05,391 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 3,340.64, ऑयल WTI पर बैरल 67.24, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.85। ये थे कमोडिटीज़ रेट। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, आज की मार्केट में करेंसी अपडेट्स क्या रही। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 334.72 रुपीज़, सेलिंग वॉज 335.31 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग 386.83, selling was 387.51 rupees. US dollar buying रही 283.85, selling was 284.35 rupees. Chinese yuan buying रही 39.63 rupees, selling was 39.7. एंड नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स में हमारे पास अब क्या जो है वो अपडेट है वो भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल के रेट आपको बताते चलें, 75.69 रुपीज़ पे बाइंग रही, जबकि सेलिंग वॉज 75.82 रुपीज़। यूएई दरहम बाइंग एट 77.3, सेलिंग वॉज 77.44 रुपीज़। ओमानी रियाल बाइंग रही 738.48, सेलिंग वॉज 739.34। एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 930.23, सेलिंग वॉज 931.87। ये थे कमोडिटी अपडेट्स और करेंसी अपडेट्स जो कि आपने देखे। तमाम चीज़ें अगर पॉलिसी वाइज देखी जाए तो गवर्नमेंट वन बाय वन कैटेगोरिकली सेक्टर वाइज जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जबकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो तमाम चीज़ें वहाँ से अप्रूवल के बाद हमें चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट की जानिब से ये देखना कि अब आवाम को कैसे फ़ायदा होगा, ये चीज़ें जो है वो नताइज जो है वही हमें बता सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें होंगी। और नताइज के हवाले से या फिर अगर हम नंबर्स देखें तो वो ऑलरेडी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।